रतन के बंगले पर पहुंचने के बाद गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम नशिस्त गाह में पहुंचे तो पूर्णिमा बावर्ची खाने की तरफ से आती दिखाई दी। वो चहचहाते लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। बहुत देर लगा दी भावेश जी, हम शाम की चाय पर आपका इंतजार करते रहे। भानव ने बहुत मजे की मिठिया और ललवा कचौरी बनाई थी। मैंने कहा, इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में होता है पूर्णिमा जी। मैं आना चाह रहा था मगर एक व्यापारी ने जबरदस्ती काफी इंतजार करवाया और फिर अपने साथ घर ले गया और अच्छी खासी खातिर तवाज़ो की। वो तो मुझे रात के खाने पर रोकना चाहता था मगर मैं माजरत करके चला आया। पूर्णिमा ने असलम अली को टिफिन समेत बावर्ची खाने की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। उसके घर आपको भानव के हाथ के खानों का जायका थोड़ी मिलता। वो रात के खाने में रतन की फरमाइश पर गुजराती सफेद कढ़ी, खिचू और मीठे में दूध पाक बना रहा है। साथ में थेपले और खाखरा होंगे। वो कल सुबह 3-4 दिन के लिए तारापुर जा रहा है ना? मैंने कहा, हाँ, दफ्तर में मेरे सामने प्रोग्राम फाइनल हुआ था। वैसे कैसा इलाका है तारापुर? घूमने फिरने देखने लायक है वहाँ कुछ? पूर्णिमा ने कहा, अच्छी खूबसूरत जगह है। मैं 2 बार 3 और 4 दिन के लिए गई हूँ। हमारा कयाम तो बोईसर कस्बे की तारापुर कॉलोनी में था मगर रतन और उसके ड्यूटी मैनेजर चंदर नारू ने मुझे तारापुर और आसपास के इलाकों में काफी घुमाया। एटमी प्लांट के अकब में साफ सुथरा साहिल और शहर से कुछ ही फासले पर एक बहुत कदीम किले के खंडरात हैं। बेशुमार दरख्तों और मैंग्रोव के जंगलात की वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मुझे दोनों बार बहुत मजा आया। गर्मी का मौसम होने के बावजूद मुझे वहाँ आबो हवा काफी खुशगवार लगी। वहाँ हमारे बंगले के 3 कमरों में एयर कंडीशनर हैं मगर मुझे उन्हें चलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने कहा, इसका मतलब है खासा काबिल दीद इलाका है। मैं सोच रहा हूँ कि रतन जी से पूछूं, अगर कोई सरकारी अड़चन न हो तो मैं भी उनके साथ 3 दिन के लिए वहाँ चला जाऊं। वक्त अच्छा कट जाएगा। मेरी बात पूरी होते ही पूर्णिमा ने पुरजोश लहजे में कहा, जी हाँ जरूर, अच्छा ख्याल है। और तुम सरकारी अड़चन की फिक्र न करो, वहाँ सब कुछ रतन के इशारे पर होता है और उसके मेहमान पर एतराज करने या उंगली उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, मुझे पता है वहाँ के करता धरता रतन जी ही हैं, मगर मुझे सिर्फ ये अंदेशा है कि कहीं वो खुद ही मुझे साथ ले जाने से इनकार न कर दें। पूर्णिमा ने कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दें और कल सुबह सवेरे उसके साथ बोईसर और तारापुर जाने की तैयारी करें। मैंने अपने लहजे में हत्तुल इम्कान मिठास भरते हुए कहा, मैं इंतहाई ममनून हूँ मेहरबान खातून, बस एक इनायत मजीद कर दें। पूर्णिमा ने कदरे चौंक कर मुझे देखा और फिर नर्म लहजे में कहा, अरे आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं भावेश जी, बेधड़क हुक्म करें। मैंने कहा, मुझे डर है कहीं रतन जी मेरी फरमाइश पूरी करने से इनकार न कर दें। जाहिर है फराइज मनसबी से मुताल्लिक कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इनकार की शर्मिंदगी से 2-4 होना पड़े और मुझे भी खिफ़त का सामना करना पड़े। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरी जगह आप रतन जी से मुझे साथ ले जाने की फरमाइश कर दें। अगर उन्होंने आपसे मुझे तारापुर साथ ले जाने से इनकार किया और अपने उस फैसले पर अटल रहे तो मैं खुद ही वहां जाने से इनकार कर दूंगा। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे। पूर्णिमा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैंने आपको कहा है ना भावेश जी कि आप बस जाने की तैयारी करें, लेकिन अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं अपनी तरफ से इसरार करके रतन को मजबूर कर दूंगी कि आपको अपने साथ बोईसर और तारापुर ले जाएं। अब तो खुश है ना? मैंने वालेहाना से लहजे में कहा, खुश क्यों नहीं हूँगा पूर्णिमा जी, वैसे मुझे लगता है आपको तो भगवान ने खुशियाँ बांटने के लिए ही धरती पर उतारा है। लगता है लक्ष्मी देवी का एक रूप है आप। इतनी तारीफ पर पूर्णिमा यकीनन खुद को आसमान पर उड़ान भरती महसूस कर रही होगी। मैंने उसे उसकी खुशी से लुत्फानंदोज होने का पूरा मौका दिया। फिर उसे दोबारा जमीन पर लाने के लिए पूछा, ये अपने रतन जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मेरी बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। बोली, शाम की चाय के बाद ऑफिसर्स क्लब चला गया है, अब रात के खाने तक ही वापस आएगा। कह रहा था कि कई दिन से उधर का रुख नहीं किया। वहाँ शहर की इंतजामिया के आला अफसरों से गपशप होती है और दिल्ली की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं जो फराइज मनसबी की अदायगी में बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। कई दिनों से टेनिस न खेलने से कसलमंदी भी महसूस हो रही है। मैंने कहा, जाओ मौज करो। मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है पूर्णिमा जी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि कौन सी कशिश रतन जी को क्लब खींच कर ले जाती है, फिर भी आप उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश नहीं करती। आपकी जगह कोई रिवायती हासिद बीवी होती तो रतन जी पर क्लब का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा देती। यह सुनकर पूर्णिमा कुछ देर तक गुमसुम बैठी रही। फिर उसने मलूल से लहजे में कहा, अब आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं रह गया भावेश जी। अगर रतन और मेरे दरमियान शौहर और बीवी का रिवायती रिश्ता होता, यानी वो मुझे घर के साथ दिल की भी मालिकन बल्कि रानी समझता,
और मैं उसे अपने सर का ताज, आदर्श पति मानती तो मैं ये जानने के बाद उसे आपके कहने के ऐन मुताबिक टेनिस मुकाबले के बहाने शिवानी के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए कभी न जाने देती। मगर हम दोनों नाम नेहाद मियां बीवी जानते हैं कि ये शादी दरअसल एक जबरदस्ती का रिश्ता है, एक मुनाफिकाना मुआहिदा है जिसे हम दोनों मजबूरन निभा रहे हैं। पूर्णिमा चंद सानियों तक खामोश रही, जैसे अपने दिली जज्बात की लगाम दोबारा काबू में करने की कोशिश कर रही हो। मैं महज इस बात में गर्दन हिलाकर उससे इजहार हमदर्दी कर सका। उसने पजमुर्दगी के साथ बात आगे बढ़ाई। बोली, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैंने उसे शिवानी के साथ रंगरलियां मनाने से रोकने के लिए सख्ती की तो वो उसे छोड़कर किसी और जिस्म फरोश औरत के पहलू में जा लेटेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे रतन की बदकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तसव्वुर ही मुझे अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर देता है कि वो मुझसे बेवफाई कर रहा है। ये एहसास इस कदर अजियतनाक है कि मेरे लिए उसके आसपास मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। मगर मैं बेबस हूँ, अपने खानदान की इज्जत की खातिर रतन से पीछा नहीं छुड़ा सकती। मुझे यकीन है वो इन हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और मुझे अपनी या उसकी मौत तक यूं ही तड़पते झुलसते जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मैंने हत्तुल इम्कान मौसर अल्फाज में पूर्णिमा की दिलजुई की। रफ्ता रफ्ता वो पुरसुकून हो गई। कुछ ही देर बाद रतन भी वापस आ गया। वो काफी तरोताजा दिखाई दे रहा था। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो टेनिस जैसा कड़ी जिस्मानी मेहनत वाला खेल खेल कर आ रहा है। हमें नशिस्त गाह में बैठा देखकर वो भी सीधा हमारी तरफ आ गया। इससे भी साबित हुआ कि वो आज टेनिस के मुकाबले में नहीं उतरा, वरना वो नहाने धोने और कपड़े बदलने के लिए सीधा अपने कमरे का रुख करता। मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये अपने क्लब से गुस्ल करके ही घर के लिए निकला हो। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए छूटते ही खुशगवार लहजे में फुलझड़ी छोड़ दी। कहा, क्या बात है रतन जी, टेनिस की थका देने वाली बाजियों के बावजूद बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंका और फिर जल्दी से बोला, वो दरअसल आज सब साथी मेंबरान ने टेनिस खेलने का नागा किया था और ताश का टूर्नामेंट मुनक्किद किया था, इसलिए आज मैंने टेनिस बैग खोलने की जहमत ही नहीं की। उस बेचारे को क्या पता था कि मुझसे होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में पूर्णिमा उसे सरजनिश करने का मौका तलाश कर रही है। वो तुनक कर बोली, क्लब में तो तुम घंटों ताश की बाजियां लगा सकते हो, मगर मेरे साथ ताश खेलते हुए तुम्हें इतनी बेजारी होती है कि तुम इसरार के बावजूद ताश की गड्डी को हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। मगर मुझे इसकी वजह भी मालूम है। वहाँ तुम्हारी आंखों की रोशनी शिवानी तुम्हारी पार्टनर बनती होगी ना, इसलिए तुम्हारा दिल ही नहीं चाहता होगा कि ताश के खेल की मेज से उठकर घर का रुख करो। रफ्ता रफ्ता उसका लहजा हद दर्जे हद तक आमेज होता चला गया। बोली, तुम्हें तो इतना एहसास भी नहीं है कि घर में एक खास मेहमान आया हुआ है, तुम्हें उसके साथ गुजारने के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम्हारी तरह अगर ये भी बड़ौदा में घर में अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने निकल जाते तो तुम्हारे क्या एहसासात होते। अचानक होने वाले इस जारहाना हमले से रतन घबरा गया, मगर पूर्णिमा ने उसे संभल कर कुछ कहने का मौका दिए बगैर जलगार आगे बढ़ाई। बोली, और अब तुम इन्हें यहाँ तन्हा छोड़कर तारापुर जाने की तैयारियां कर रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि ये भला आदमी हमारे पुरजोर इसरार पर अपना घर बार भुलाकर हमारा मेहमान बनने पर तैयार हुआ है। इनकी दिलजुई और खातिर मदारत मुझसे ज्यादा तुम्हारा काम है, क्योंकि बड़ौदा में इनकी खासुल खास मेहमान नवाजी के मजे मैंने नहीं तुमने लूटे थे। पूर्णिमा के तेवर इस कदर बिगड़े हुए थे कि रतन ने कोई सफाई पेश करने का इरादा तर्क कर दिया और मरे मरे से लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी कोताही पर आपसे माफी का तलबगार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैंने उसकी बात काटते हुए उदास से लहजे में कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है रतन जी। बिन बुलाया मेहमान बनकर आया और इस उम्मीद में यहाँ जमकर बैठ गया कि बड़ौदा की तरह रोज गपशप लड़ाएंगे और पुरलुत्फ सरगर्मियों पर मुश्तमिल महफिल जमाएंगे। मैंने एक नजर पूर्णिमा पर डाली और बात आगे बढ़ाई। कहा, मोहतरम खातून, मेरी गुजारिश है कि आप भी इन्हें तानों का निशाना मत बनाएं। गलती या हिमाकत कह लें, मुझसे हुई है। मुझे सोचना चाहिए था कि आप इतने बड़े अफसर हैं, आपकी बेपनाह मसरूफियात हैं जिन्हें आप सिर्फ मेरी खातिर नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आप मजीद 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो मेरे लिए यही बेहतर है कि आपके रुखसत होने के बाद मैं भी अपने घर का रुख करूं। बस आप दोनों की इजाजत चाहिए। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। हो सकता है तब तक आप पर जिम्मेदारियों और मसरूफियात का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं जैसे जैसे बात आगे बढ़ा रहा था मुझे वाज़े नजर आ रहा था कि पूर्णिमा की रतन पर गड़ी नजरों में मलामत का रंग गहरा होता जा रहा था। मेरे खामोश होते ही उसने जहर भरे लहजे में अपने शौहर को मुखातिब किया। बोली, सुन लिया तुमने? हमारे इसरार पर इतनी मोहब्बत और अपनायत से हमारा मेहमान बनने वाले भावेश जी के लहजे में कैसी मायूसी है। चलो मैं खुद इनसे ज्यादती की तलाफी के लिए फैसला सुनाती हूँ। तुम कल सुबह भावेश जी को अपने साथ बोईसर और तारापुर लेकर जा रहे हो। पूर्णिमा की ये बात सुनकर रतन पहले तो बुरी तरह चौंका, फिर कसमसाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो पूर्णिमा?
तुम्हें पता है वहाँ सिक्योरिटी का कितना सख्त एहतमाम होता है, खास तौर पर तारापुर। पूर्णिमा ने जौरहाना लहजे में कहा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम भावेश जी को एटमी प्लांट के ममनुआ हिस्सों की सैर करवाने ले जाओ। ये बोईसर में तुम्हारे साथ स्टाफ कॉलोनी में तो कयाम कर सकते हैं, इन्हें कम से कम रास्ते में तो तुम्हारे साथ दिल खोल कर गपशप लड़ाने का मौका मिलेगा, और वहाँ बंगले में भी तुम दोनों का एक साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इस बार तुम्हारे तन्हाई की वजह से बोर न होने का बंदोबस्त तो हो गया है। रतन अभी तक शशोपंज में था, तभी मैंने गर्म लोहे पर चोट मारने का फैसला किया। कहा, मुझे इन पर जोर जबरदस्ती से मुसल्लत न करें पूर्णिमा जी, मैं तो इस घर में प्यार और दोस्ती की सौगात बांटने आया हूँ। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरी वजह से आप दोनों के ताल्लुक में कोई कड़वाहट आए, और ये तो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि रतन जी को मेरी वजह से अपने फराइज मनसबी के हवाले से मसाइल का सामना हो, या ये एक गैर मुतल्लिका शख्स को साथ ले जाने पर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाएं। मेरी बातें सुनकर रतन तजब्जुब का शिकार नजर आया। उधर पूर्णिमा उसे मजीद कुछ कहने की बजाय महज खूनी नजरों से घूरती रही और फिर फैसला कुन लहजे में रतन से मुखातिब हुई। तुमने देखा, शदीद नजरअंदाज किए जाने पर इस कदर दिल शिकस्ता होने के बावजूद भावेश जी तुम्हारी ही भलाई का सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हारी कोई बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रतन ने मजीद कुछ मजाहमत का सोचा, मगर पूर्णिमा ने उसे मौका न दिया। बोली, ये बहस अब खत्म हुई, समझे? बस तुम कल इन्हें अपने साथ ले जा रहे हो। अगर इन्हें एटमी प्लांट में ले जाना मुमकिन नहीं तो इन्हें बेशक बोईसर में स्टाफ कॉलोनी में रखना और फुर्सत के औकात में गिरदोनिवाह की सैर पर ले जाना। मुझे पता है वहाँ किसी में इतना दम नहीं है कि कोई मेहमान स्टाफ कॉलोनी में साथ लाने पर तुमसे बाजपुर्स करे। बादल नखास्ता ही सही, रतन ने असबात में सर हिला दिया। इसी असना में असलम अली ने आकर खुशखबरी सुनाई कि खाना तैयार है और डाइनिंग रूम में मेज पर सजाया जा चुका है। भानव ने हस्बे मामूल इस बार भी खाना बहुत ही मजेदार बनाया था। सफेद कढ़ी, खींचू और मीठे में दूध पाक, साथ में थेपले और खाखरा, सब भरपूर जायके के हामिल। मैं जैसे जैसे तारीफ करता गया, पूर्णिमा का चेहरा खुशी से गुलाब की तरह खिलता गया। अलबत्ता रतन हस्बे तवक्को खाने की मेज पर तमाम वक्त बुझा बुझा सा दिखाई दिया, मगर उसकी पजमुर्दगी की मुझे क्या परवाह हो सकती थी। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात यह थी कि मुझे अपने असल इरादे जाहिर किए बगैर बज़ाहिर पूर्णिमा के इसरार पर तारापुर एटमी प्लांट के इतने करीब पहुंचने का मौका मिल गया है। आगे का रास्ता आसान बनाने वाली रब्बुल इज्जत ही की जात है। असलम अली खाने के बर्तन समेटने के लिए आया तो मैंने मुनासिब समझा कि मौके से फायदा उठाकर असलम अली की ड्राइविंग की तारीफ करके मौजू बदल दूं, ताकि माहौल का तनाव भी कुछ कम हो सके। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, आपके नए भर्ती किए हुए ड्राइवर चंदर के साथ आज सूरत शहर की सड़कों पर धक्के खाने का एक फायदा तो हुआ रतन और पूर्णिमा जी। उन दोनों ने चौंक कर मुझे देखा। असलम अली भी बर्तन उठाते उठाते रुक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसी हल्के फुल्के लहजे में बात आगे बढ़ाई। कहा, अब मैं पूरे वसूख से गवाही दे सकता हूँ कि ये एक माहिर ड्राइवर है। मेरे नाकिस तज्जिए के मुताबिक इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो किसी अच्छे ड्राइवर में होने चाहिए। मैंने ताई तलब नजरों से रतन और पूर्णिमा को देखा और उन्हें मुतवज्जे पाकर बात आगे बढ़ाई। कहा, मेरा मतलब है ये ड्राइविंग में तो महारत रखता ही है, साथ ही इसमें सब्र तहम्मुल की भी कमी नहीं है। किसी आजमाइशी सूरत हाल में आसाब पर काबू रखना भी आता है और कुव्वत फैसला भी उम्दा है। माहौल को खुशगवार बनाने की मेरी कोशिश कामयाब रही। पूर्णिमा ने चहकते हुए रतन को मुखातिब किया। बोली, चलो जी, ये फिक्र भी खत्म हुई। लगता है भावेश जी आपने चरण की ड्राइविंग का बहुत गहरी नजरों से जायजा लिया है। मैंने कहा, मुझे पता है कि आप लोगों ने इसे नया नया नौकर रखा है। इसके ड्राइविंग में महारत के दावों पर अंधाधुंध तो एतबार नहीं कर सकते ना। और अब तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तवज्जो से इसकी ड्राइविंग का जायजा लिया है, क्योंकि अगर ये अनाड़ी निकलता तो कल रतन जी के साथ साथ खुद मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। मेरी बात सुनकर पूर्णिमा ने जोरदार कहकहा लगाया। इस पर असलम अली ने रोनी सी शक्ल बनाकर हम सब से बैक वक्त मुखातिब होकर कहा, तो आप लोगों के ख्याल में जो कुछ मैंने अपने बारे में बताया वो झूठ था? मुझे पता होता तो पहले अपनी ड्राइविंग का टेस्ट देता, उसके बाद नौकरी पर लगता। मैंने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, इस बात को दिल पर मत लो यार। असल में रतन जी बहुत अहम सरकारी अफसर हैं। इनकी सलामती की खातिर जितनी एहतियात से काम लिया जाए कम है। अब तुम जाकर भानव से बहुत अच्छी सी कॉफी बनवा कर लाओ। असलम अली ने जल्दी से कहा, आप लोग इजाजत दें तो मैं अपने हाथ की कॉफी बनाकर पिलाऊं। मुझे मशीन के बगैर हाथ से फेंट कर गाढ़ी कॉफी बनाने में भी महारत है। आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने तनकीदी नजरों से उसका जायजा लेकर कहा, सोच लो, कॉफी जानदार नहीं हुई तो झाड़ पड़ जाएगी और तुम फिर अभी कुछ देर पहले की तरह मुंह बसोरते नजर आओगे। इस पर असलम अली ने पुरजोश और पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं एक बार आपके शक व शुबे को गलत साबित कर दूंगा। मुझे कॉफी फेंटने में 10-15 मिनट तो लगेंगे, लेकिन अगर अच्छी न लगे तो बेशक 50 रुपया जुर्माना लगा देना।
बस ये बता दें कि किसने हार्ड कॉफी पीनी है और किसने लाइट। शक्कर तो मैं उतनी डालूंगा जितनी कॉफी फेंट कर गाढ़ी करने के लिए दरकार होगी। पूर्णिमा ने तारीफ भरे लहजे में कहा, ओहो, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम तो वाकई कॉफी बनाने में महारत रखते हो। चलो आज अपने फन का कमाल दिखा ही दो। मैं लाइट कॉफी पीती हूँ, रतन जी मीडियम पसंद करते हैं, भावेश जी अपना खुद बनाएंगे। मैंने कहा मेरे लिए लाइट और मीडियम के दरमियान वाली बना देना, मगर मैं तुम्हारी कारगुजारी का अपनी आंखों से जायजा लेना चाहता हूँ। शायद मैं भी तरीका सीख जाऊं। तुम बावर्ची खाने में जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। असलम अली ने हाँ में सर हिलाया और बर्तनों समेत बावर्ची खाने की तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद रतन भी हाथ धोने के लिए उठ गया। उसके जाते ही पूर्णिमा ने शरारती लहजे में कहा, देखा भावेश जी कैसे राजी किया उसे आपको साथ ले जाने पर। वो तो मैंने जोर नहीं दिया, ये आपको तारापुर एटमी प्लांट की सैर करवाने पर भी राजी हो जाता। मैंने कहा मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा पूर्णिमा जी, जैसे सब कारखाने और फैक्ट्रियाँ होती हैं वैसे ही सब कुछ होगा। वैसे भी मुझे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वाले मकामात पर उलझन होती है, जैसे कैद खाने में आ गए हों। अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर ही न सकें तो ऐसी जगह जाने का क्या मजा। उसने ताइद में सर हिलाया। बोली, रतन मुझे एक बार साथ ले गया था, यकीन करें मेरी भी वहाँ ऐसी ही कैफियत हुई थी। सिक्योरिटी के अलावा वहाँ तापकारी से मुतासिर होने के खतरे से भी बार बार खबरदार किया जाता था। रिएक्टरों की बड़ी बड़ी कोठरी नुमा इमारतें और बुलंदोबाला लंबूतरे गुम्बद तो दूर ही से दिखाने पर इक्तिफा किया गया। मुझे वहाँ भाप उड़ाते पानी के तेज बहाव वाली नहरें देखने में दिलचस्पी थी, मगर वहाँ के सुपरवाइजर ने ये कहकर करीब नहीं जाने दिया कि ये पानी रिएक्टर से होकर आ रहा है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट से पहले इसके करीब जाने से तापकारी के असरात का शिकार होने का खतरा है। मुझे डर था कि रतन किसी भी वक्त वापस आ सकता है। मैं नहीं चाहता था कि उसके सामने एटमी प्लांट का जिक्र आगे चले, लिहाजा मैं गाढ़ी कॉफी बनने का अमल सीखने का बहाना करके उठ खड़ा हुआ। मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरे हसास कानों में किसी के दबे दबे लहजे में बात करने की आवाज आई। मुझे अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि वो रतन है। उसकी आवाज नशिस्त गाह की तरफ से आ रही थी। मैंने एक नजर बावर्ची खाने पर डाली और किसी को मुतवज्जे न पाकर दबे पांव नशिस्त गाह की तरफ बढ़ा और निहायत एहतियात से कोने से झांका। रतन फोन वाली मेज के पास खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो फोन पर किसी से राजदाराना लहजे में बात कर रहा था। यकलख्त मेरे आसाब तन गए और मैं सरापा समात बन गया। मैंने रतन को कहते सुना, हाँ यार मजबूरी है, असल में वो मेरा ससुराली रिश्तेदार है, बड़ौदा से आया हुआ है। पूर्णिमा ने उसे अपने साथ ले जाने और देही इलाकों की सैर करवाने की फरमाइश की है। तुम्हें पता है ना कि मैं उसकी कोई फरमाइश नहीं टालता। वो कुछ देर ठहर कर दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर बोला, नहीं शेखर, फिक्र न करो, वो मेरे साथ प्लांट में नहीं जाएगा। मैं किसी गैर मुतल्लिका फर्द को इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में कैसे ले जा सकता हूँ। मेरी प्लांट से वापसी तक स्टाफ कॉलोनी में वो मेरे बंगले में ही रहेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये स्टाफ कॉलोनी में घूमे फिरे तो तुम्हारा सिक्योरिटी स्टाफ इसकी नक्लो हरकत पर हर वक्त कड़ी नजर रखे, मगर इस तरह के इससे पता न चलने पाए, क्योंकि इसने वापस आकर पूर्णिमा से शिकायत कर दी तो घर में बहुत बड़ा फड्डा खड़ा हो जाएगा। रतन अपनी बात पूरी करके चंद सानियों तक दूसरी तरफ मौजूद शेखर की बात सुनता रहा, फिर कदरे झुंझलाए लहजे में बोला, यार मैं इसीलिए इस पर नजर रखने का कह रहा हूँ कि इसकी किसी गलत हरकत की वजह से मेरी गर्दन न फंस जाए। अगर इसकी कोई सरगर्मी मशकूक लगे तो पहली फुर्सत में मुझे बताना, मैं खुद इससे निपटूंगा। रतन जो कुछ कह रहा था उसे सुनकर मुझे न सिर्फ तशवीश हो रही थी बल्कि गुस्सा भी आ रहा था। ये रतन अपनी खबासत का मुजाहिरा करने का कोई मौका जाया नहीं करता। ये गालिबन स्टाफ कॉलोनी के सिक्योरिटी टीम के सरबराह को मुझ पर निगाह रखने का हुक्म दे रहा है। अगर मैं इत्तेफाकन ये गुफ्तगू न सुन लेता तो बेखबरी में किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता था। ऐसे में ये बदबख्त तो अपने आप को शायद बेबस जाहिर करके लाताल्लुक हो जाता, जबकि मेरी गर्दन फंदे में फंस जाती। उधर रतन कदरे तवक्कुफ के बाद टेलीफोन पर गुफ्तगू जारी रखे हुए था। बोला, नहीं यार, अगर गोरों के बंगलों की तरफ जाए तो उसे रोक कर नरमी से समझा देना, मगर वही बात है, उसे ये मालूम ना हो कि उसकी निगरानी की जा रही है। और हाँ, याद आया, मेरा सरकारी ड्राइवर रघुवंशी 10 दिन की छुट्टियों पर अपने गांव चला गया है। कोई और मुतबादिल ड्राइवर दस्तयाब न होने की वजह से मैं अपने जाती ड्राइवर के साथ कल दोपहर तक वहां पहुंचूंगा और फिर अपनी गाड़ी पर ही प्लांट जाऊंगा। तुम चंद्र के नाम से एक सिक्योरिटी पास बनाकर रखना, क्योंकि वो मेरे साथ प्लांट भी जाएगा, ठीक है? वो कुछ देर दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा और फिर बोला, ठीक है। और हाँ, तिरमती से कहना कि मेरे पहुंचने से पहले बंगला साफ करवा दे और बावर्ची खाने का सौदा सलफ और बाकी राशन पूरा कर ले। मैं बंगले पर पहुंचूं तो 3 बंदों का खाना तैयार मिलना चाहिए, ताकि मैं लंच करते ही प्लांट की तरफ रवाना हो जाऊं। वो कुछ सानियों तक शेखर की गुफ्तगू सुनता रहा, फिर बोला, नहीं, वो दोनों वेजिटेरियन हैं।
मछली और अंडे तो खा लेते हैं मगर गोश्त से परहेज करते हैं। तिरुमति को बता देना। अच्छा, मैं अब फोन बंद करता हूँ, कल दोपहर को बंगले पर मुलाकात होगी। उसने जैसे ही गुफ्तगू का सिलसिला खत्म करके रिसीवर क्रेडल पर रखा, मैं मुड़ा और बेआवाज कदमों से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि भानव एक तरफ बैठा इत्मीनान से सुलगते सिगरेट के कश लगा रहा था, जबकि असलम अली ने अपने सामने मेज पर कॉफी का पैकेट, शक्कर का मर्तबान, चिकनी मिट्टी का एक बड़ा सा गहरा प्याला नुमा बर्तन और 5 बड़े कप सजा रखे थे, जबकि चूल्हे पर एक पतीली में दूध गर्म हो रहा था। असलम अली मुझे देखते ही बोला, कहाँ रह गए थे सरकार? आपके इंतजार में अभी तक मैंने कॉफी फेंटना शुरू नहीं किया। मैंने कहा, वो दरअसल पूर्णिमा जी से बातों में कुछ वक्त लग गया, अब तुम जल्दी से शुरू हो जाओ। असलम अली ने इस बात में गर्दन हिलाई और मुझे और भानव को दिखाकर प्याला नुमा बर्तन में कॉफी और शक्कर के 5-5 बड़े चमचे डालकर उन्हें आपस में अच्छी तरह मिलाया और फिर उस आमेजे में सिर्फ एक बड़ा चम्मच दूध मिलाकर एक चमचे की मदद से उस नीम ठोस नीम स्याल आमेजे को फेंटने लगा। उसने प्याला तिरछा करके दिखाया कि तीनों चीजें मिलकर स्याही माइल गाढ़े मुरक्कब की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। कुछ देर तेजी से चमचा प्याले में घुमाने के बाद असलम अली ने दूध का आधा चम्मच मजीद आमेजे में शामिल किया और तेजी से फेंटने लगा। रफ्ता रफ्ता आमेजे की रंगत बदलती जा रही थी और अब वो चॉकलेटी होता जा रहा था। साफ लग रहा था कि तेजी से मुसलसल हाथ घुमाने में असलम अली का काफी जोर लग रहा है। लिहाजा मैंने उसे पेशकश की, यार मैं समझ चुका हूँ कि ये आमेजा कैसे फेंटना है, अब मुझे मौका दो ताकि अमली मश्क हो सके। उसने मेरी बात मान ली और आधा चमचा दूध मजीद शामिल करने के बाद बर्तन और चमचा मेरे हवाले कर दिया। मैं असलम अली ही की तरह एक रुख पर तेजी से चमचा घुमाते हुए आमेजे को तेजी से फेंटने लगा। कुछ देर में मुझे आमेजे की रंगत मजीद फीकी होती दिखाई दी। अब वो ज्यादा मुलायम होने की वजह से आसानी से फेंटा जा रहा था और वो फूलकर अपने साबिका हजम से कई गुना हो चुका था। असलम अली ने कहा, हम जैसे जैसे उसे फेंटते हैं इसमें ऑक्सीजन शामिल होती जाती है, जिसकी वजह से इसकी मुलायमत और हजम में भी इजाफा होता जाता है। ये अब लगभग तैयार है। ये कहकर उसने उबला हुआ दूध धार बनाकर 5 कपों में डाला और फिर मुझसे प्याला लेकर दूध से 2/3 भरे एक कप में कॉफी के गाढ़े मगर फूले फूले आमेजे के 2 और दूसरे में 2.5 बड़े चम्मच मिलाए, जबकि बाकी तीनों कपों में 3 चमचे डालकर मिलाने लगा। असलम अली की तैयार करदा कॉफी देखने में बहुत ही मजेदार लग रही थी। नशिस्तगाह में जब मेरे साथ रतन और पूर्णिमा ने कॉफी पी तो पहले ही घूंट में ऐसी लज्जत मिली कि पहले कभी उसका तजुर्बा नहीं हुआ था। मेरे साथ साथ उन दोनों मियाँ बीवी ने भी कॉफी के जायके की दिल खोल कर तारीफ की। इस पर मैंने 50 रुपया निकाल कर असलम अली की जेब में डाल दिया। उसने किसी जद्दी पुश्ती घरेलू मुलाजिम की तरह सलाम किया। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए रतन और पूर्णिमा को बैक वक्त मुखातिब करके कहा, देखें बात यह है कि जैसे जैसे इस शख्स के गुण खुल रहे हैं मेरी नीयत खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को नागवार ना गुजरे तो मैं चंदर को अपने साथ बड़ौदा ले जाना चाहता हूँ। सूरत बहुत बड़ा शहर है और आपकी ढेरों लोगों से वाकफियत है, इसलिए आपको तो और बहुत से अच्छे मुलाजिम मिल जाएंगे। पूर्णिमा ने मेरी बात को शायद मजाक समझा, लिहाजा उसके चेहरे पर पहले तो खुशगवार मुस्कुराहट उभरी, फिर उसे लगा कि मैं शायद संजीदगी से इरादे का इजहार कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो मेरी तजवीज मुस्तरद करती या एतराज उठाती, मैंने खुद असलम को मुखातिब करके कहा, क्यों भाई चंदर मेरे साथ बड़ौदा चलोगे? यहाँ के मुकाबले में 1.5 गुना तनख्वाह दूंगा, खाना पीना मुफ्त और हर 2 माह के बाद नया जोड़ा भी सिलवा दूंगा। ये सुनकर असलम ने पहले पूर्णिमा और फिर रतन की तरफ देखा और फिर संजीदा लहजे में कहा, इस कदर हौसला अफजाई के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ भावेश जी, आप बहुत भले इंसान हैं। मुझे आपके साथ बड़ौदा जाकर आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होती, मगर मेरे इन मेहरबान मालिकों ने मुझे उस वक्त कबूल किया जब मुझे नौकरी और सर छुपाने के लिए ठिकाने की सख्त जरूरत थी। अब मैं सिर्फ ज्यादा तनख्वाह के लिए ये नौकरी छोड़ दूं तो ये मेरी कमजरफी और एहसान फरामोशी होगी। उसके अलावा यहाँ मुझे भानव काका जैसे माहिर बावर्ची की शागिर्दी में अनवाओ अकसाम के खाने पकाने का ऐसा हुनर सीखने का मौका मिल रहा है जो बाकी सारी जिंदगी मेरे काम आएगा। असलम की ये बात सुनकर पूर्णिमा का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने रतन की आंखों में भी सताइश के आसार देखे। मैंने फौरन असलम को मुखातिब करके कहा, तुम तो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा वफादार और एहसान शिनास निकले चंदर, और मुझे पता है तुम्हारे ये मालिकान भी तुम्हें अब जाने नहीं देंगे, मगर फर्ज करो कुछ दिन बाद रतन जी का दिल्ली या बम्बई तबादला हो जाता है तो क्या तुम इनके साथ वहाँ भी चले जाओगे? असलम ने यूं जाहिर किया जैसे वो शिशोपंज में पड़ गया हो। फिर वो गोया फैसले पर पहुंच गया। बोला, मेरे लिए मुमकिन होता तो मुझे इनके साथ जाने में खुशी होती, मगर मेरा सारा खानदान यहाँ है। मैं इनके करीब रहने, अपनों के दुख सुख में शरीक होने के लिए ही तो बॉम्बे में अच्छी भली जमी जमाई जिंदगी छोड़कर गुजरात वापस आया हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से किसी और रियासत में नहीं जा सकता। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, तो फिर तय रहा।
ऐसा कोई मामला हुआ तो तुम सीधे मेरे पास बड़ौदा आ जाओगे, ठीक है ना? फिर तो रतन और पूर्णिमा जी को भी कोई एतराज नहीं होगा। उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। असलम अली खुशी खुशी बावर्ची खाने की तरफ चल दिया। रतन कुछ देर हमारे साथ इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने असलम को बुलाकर तस्दीक चाही कि गाड़ी लंबे सफर के लिए तैयार है। उसने हाँ में जवाब दिया तो उसे जाकर आराम करने की हिदायत की ताकि अल सुबह रवानगी के वक्त ड्राइविंग के लिए पूरी तरह ताजा दम हो। उसके बाद महफिल इख्तिताम को ठहरी और मैं अपने कमरे में वापस आ गया।